तो बच्चों अपने क्या है 6th क्लास के जो चैप्टर 4 था उसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में क्या है हमने जो पीछे वाले पार्ट में एक पॉइंट रहा था अपना कि विशेषता बताने वाले शब्द जो मिलते हैं ऋग्वेद में उस समाज के समकालीन जो शब्द थे जिसके द्वारा संबोधित किया जाता था अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति थे या समाज के अलग अलग वर्ग के जो लोग थे उनको किस आधार पर बांटा जाता था। काम, भाषा, निवास स्थान, परिवार, समुदाय या संस्कृति की परंपरा के अनुसार उनको बांटा जाता था और किस प्रकार से उनको अलग अलग शब्दों से क्या है संबोधित किया जाता था वो देखा था हमने कि पुरोहित जो था वो ब्राह्मण के लिए जो व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करवाने का काम किया करता था वो काम के आधार पर बांटा हुआ शब्द था पुरोहित और राजा। यानी यह क्या है वंशानुगत शब्द नहीं थे। ये दोनों शब्द जो थे वो क्या नहीं थे, वंशानुगत नहीं थे, वंशानुगत नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा का और पुरोहित या ब्राह्मण का पद जो था वो इस पर आधारित नहीं था कि अगर वो ब्राह्मण या पुरोहित के घर पैदा होता है तो वो पुरोहित ही होगा या राजा के घर पर पैदा होता है तो वो राजा ही होगा। इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है ऋग्वेद में। बजाय इसके क्या है वो वंशानुगत न होकर काम के आधार पर था कि अगर वो व्यक्ति यज्ञ या अनुष्ठान करवाने का कार्य कर रहा है तो वह क्या है पुरोहित है। अगर वो क्षेत्र का अधिकारी के रूप में क्या है क्षेत्र की रक्षा करता है, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए चुना गया जो व्यक्ति है जिसका भी पद क्या है वंशानुगत नहीं है, ना ही वो किसी क्षेत्र का अधिकारी है, ना किसी महल में रहने वाला है, वो बस क्या है क्षेत्र का रक्षा करने का जो नेतृत्व करने का कार्य है वो जो काम करता था या ये जो काम करता था उस व्यक्ति को राजा नाम से संबोधित किया जाता था। यानी ये दोनों शब्द क्या थे वंशानुगत नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया यह क्या है काम के आधार पर बंटे हुए, व्यवसाय के आधार पर बंटे हुए शब्द थे। दूसरा अपने बात कर रहे थे जनता को किस नाम से संबोधित किया जाता था वो देखते हैं। जन जो आज भी क्या है जनता के लिए अपने संबोधित करते हैं, जैसे जनतंत्र या लोकतंत्र वो किसका है, जनता का तंत्र या लोगों का तंत्र जो है वो जन शब्द आज भी अपने इस्तेमाल करते हैं। दूसरा विश या जिसे क्या कहा जाता है वैश्य कहा जाता है, उन शब्दों का प्रयोग क्या है जनता को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश यानी ये दोनों शब्द क्या हैं जन या विश या विश्य। जन विश जो दोनों शब्द हैं वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची कह सकते हो। दोनों का क्या है एक जगह उपयोग किया जा सकता है। जैसे पुरु जन या विश, ठीक है। पुरुजन या विश यानी वह क्या है पुरु क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पुरुजन या पुरु विश का उपयोग किया जाता था। जन का मतलब अपने ऋग्वेद से क्या है जनपद के रूप में भी कर सकते हैं, यानी राज्य के लिए भी, राज्य को बताने के लिए भी जन का इस्तेमाल किया जाता था कि पुरुजन यानी पुरु क्षेत्र, ठीक है। और जनता के लिए भी बताने के लिए कि हाँ भी पुरु क्षेत्र की जनता है तो वह पुरुजन या पुरुविश का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा उदाहरण देखते हैं अपने भरतजन या यदुजन। भरतजन यानी भारत के जो परिवार के लोग हैं या उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भरतजन, या भरत जाति के जो लोग हैं वो यदुजन या विश यानी यदु जाति के जो लोग हैं वो इनका क्या है संबोधन किया जाता था। इनके बारे में कई उल्लेख मिलते हैं, कई वर्णन मिलते हैं इनके बारे में, और इनसे हमें पता क्या चलता है कि जो जन या विश शब्द है वह जनता को कोट किया गया था, जनता को बताया गया था उसके माध्यम से। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की कभी कभी खुद को क्या कहते थे वो आर्य, यानी रचना करने वाले किसकी, सूक्तों की, यानी ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त थे उन सूक्तों की रचना करने वाले क्या कहलाते थे अपने आप को
आर्य कहलवाते थे। दूसरा, इसके बारे में यह भी वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र के जो लोग थे, क्षेत्र के लोग भी क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है? विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति या विद्वान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आर्य का शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जिसका प्रयोग क्या है? सूक्तों की रचना करने वाले लोगों के लिए किया जाता था। यानी हमने क्या है, पुरोहित, राजा या जन, विष और आर्य शब्दों के बारे में पढ़ा कि वो किन किन के लिए इस्तेमाल में किए जाते थे। इसके अलावा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ये जो आर्य लोग थे, आर्य विरोधी या शत्रु को क्या कहा जाता था? दास या दस्यु। यानी कहने का अर्थ क्या था इनके लिए कि जो लोग यज्ञ नहीं किया करते थे, यज्ञ नहीं किया करते थे, उनको क्या कहा जाता था? दास या दस्यु कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वहाँ उस समय के लोगों के लिए कहा जाता था। उसके बाद क्या है, इसी शब्द का जो उपयोग है वो गुलाम के लिए भी किया जाने लगा। गुलामों के लिए भी क्या है, दास या दस्यु का उपयोग किया जाने लगा। स्त्रीलिंग के लिए दासी शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, दासी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है जो गुलाम के लिए उपयोग में लिया गया था। और दास या दस्यु भी क्या है, बाद में गुलाम के लिए उपयोग में लिए जाने लगे। पहले क्या है, आर्यों के विरोधी या शत्रु जो थे उनको कहा जाता था, या जो लोग क्या करते थे, यज्ञ नहीं किया करते थे, उनको दास या दस्यु कहते थे। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, यानी गुलाम को क्या है, प्रॉपर्टी माना जाता था। जो भी उनका मास्टर होता था, मालिक होता था उसकी, और वह सब कुछ करवा सकते थे उनसे। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, वो देखते हैं, या उसके बारे में अपने क्या है बाकी के अध्यायों में पढ़ेंगे, या साथ ही साथ इसमें भी थोड़ा उसका वर्णन देखेंगे। लेकिन क्या है, इधर तो क्या है, ऋग्वेद की रचना हो रही है। इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में अपने देखते हैं कि उस समय क्या क्या निर्माण कार्य हो रहे थे। इसका वर्णन अपने क्या है, इस पॉइंट में देखते हैं। खामोश प्रहरी। खामोश प्रहरी का अर्थ क्या है, संबोधित करता है मरे हुए लोगों के लिए या मृतकों के लिए जिनको क्या है दफना दिया गया था, और वह एक प्रहरी यानी इतिहास के रक्षक के रूप में वहाँ आज भी दफन हुए मिलते हैं। एक प्रकार से क्या है, वो इतिहास की रक्षा कर रहे हैं, प्रहरी की, इसलिए कहा गया उनको। और खामोश इसलिए क्योंकि वो मृत हैं, मर चुके हैं। उनसे सिर्फ क्या है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है उस समय के इतिहास का। शिलाखंड या महापाषाण। शिलाखंड या महापाषाण, इनके अंदर क्या है, दफन लोगों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में अगर अपने पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या है, पहली चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो कब्रें हैं उनको महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये शिलाखंड, बड़े पत्थर जो थे, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी जहाँ व्यक्ति यानी पुरुष या बच्चा है, चाहे महिला है, कोई भी है, जहाँ व्यक्ति को दफन किया जाता था, वहाँ ये पत्थर बड़ी ध्यानपूर्वक, औचित्यता
के लिए लगाए जाते थे। क्यों लगाए जाते थे? ताकि उनकी मेमोरी रहे या उस व्यक्ति के बारे में क्या है वो जो उस रिलेटेड चीज़ें होती थी उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं होती थी उनकी सिक्योरिटी उन पत्थरों के माध्यम से वहाँ पर उनके नीचे उन चीज़ों को दफनाया जाता था। तो क्या है, एक प्रकार से ये पत्थर क्या हैं हमारे लिए खामोश प्रहरी का कार्य कर रहे हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले हुई। यानी इस प्रकार की जो कब्रें थी महापाषाण कब्रों का निर्माण कब होना शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले, 1000 साल पहले इनका निर्माण करना शुरू किया गया। ये प्रथा दक्कन यानी दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन का पठार है वो, या दक्षिण भारत के अंदर यह प्रथा चली रही थी, या उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर पश्चिम में क्या है, सिर्फ कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यानी जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके साथ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। उसके अलावा उसके साथ उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को रख दिया जाता था और उन पत्थरों से क्या है उन कब्रों को ढक दिया जाता था, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो उस कब्र से चुराई ना जा सके, हटाई ना जा सके, और क्या है वो चीज़ें उस व्यक्ति के लिए स्थायी रूप से वहाँ रहे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल क्या है अपने अध्ययन करेंगे। कुछ महापाषाण ज़मीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण क्या है ज़मीन के बिल्कुल भीतर होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये भी एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी कई बार तो क्या है सिर्फ कब्र के पास एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, या कब्र जो होती थी उसके आसपास छोटे छोटे या गोल पत्थरों से क्या है उसको घेरा हुआ हो जाता था। इसके लिए भी क्या है अलग अलग रीज़न्स बताते हैं जो पुरातत्वविद हैं वो। अभी देखते हैं कि जो कब्रें थी वो किस प्रकार की थी। तो इसके बारे में क्या है पता चलता है कि जो कब्रें होती थी उसके अंदर दफन करते समय उत्तर की तरफ सिर कर दिया जाता था, और ओबिस सी बात है दक्षिण में क्या है उसका पैर होते थे। एक क्या है कब्र बनाते समय उसमें क्या है एक पोर्ट होल रखा जाता था, ताकि बाद में क्या है कुछ चीज़ों को उसके अंदर रखा जा सके, या शायद वो रखते भी थे और हो सकता है उसके परिवार के लोगों को दफनाने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हों। इसके अलावा क्या है जो कब्रें बनाई जाती थी उनमें सवाधान या ताबूत को क्या कहते थे, शिष्ट कहते थे, या सवाधान यानी अभी क्या है शिष्ट कहते हैं, या जो सवाधान बनाए जाते थे उनमें क्या है एक पोर्ट होल होता था ताकि उससे जुड़ी हुई चीज़ों को क्या है उसमें रखा जा सके। अभी क्या है महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, पत्थरों को तराशना आदि बहुत से काम किए जाते थे उनके द्वारा। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ क्या है उनको दफनाया जाता था। इसके अलावा बहुत सी कीमती चीज़ों के साथ भी, जैसे आभूषण हैं उनके साथ, या पशुओं के साथ, कई पशुओं को उनके साथ दफनाया जाता था, या पशुओं से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। इसके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने
लोहे के औजार, सोने के गहने, पत्थर के हथियार आदि चीज़ों के साथ क्या है उनको दफन किया जाता था, दफनाया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में, यानी उस समय की जो सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी समाज में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातत्व मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी, तभी क्या है उसके साथ ही उसको दफना दिया जाता था। और इसी से हमने को क्या है पता चलता है कि वो जो कब्रें बनाई गई थीं, कभी कभी क्या है कब्रें एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। यहाँ जो ब्रह्मगिरी है वहाँ पर क्या है एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के सिक्के मिले हैं, 33 सोने के सिक्के मिले हैं। वहीं क्या है कुछ कब्रों के साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। तो इससे क्या है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समाज में उस समय भी क्या है असमानताएं विद्यमान थी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो अन्य रूप से हो। तो क्या है आर्थिक असमानताएं अवश्य थी, आर्थिक असमानताएं अवश्य थी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन कब्रों के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री दफनाई जाती थी, वो शायद सरदार रहे होंगे उस समय के, या जो नेतृत्व करता थे वो रहे होंगे उस समय, जिनकी शायद क्या है बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती होगी, या क्या है बड़े रोब से वो रहा करते थे, ताकि उनके बाद मरने के बाद भी क्या है उनके साथ इस प्रकार की चीज़ें दफन की जाती थी। अभी क्या है जो कब्रों में क्या है कम सामान या छोटे प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, हो सकता है वो साधारण व्यक्ति रहे हों, इनके पास शायद अपने जीवन काल में बहुत ही कुछ सामान या वस्तुएं रही हों। यानी अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव था वो अवश्य रहता था उस समय। अभी क्या है अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है विशेष कब्रगाह के बारे में पढ़ते हैं, या उससे पहले जो क्या है कब्रें जो थी जो कुछ खास परिवारों की होती थी उनके बारे में पढ़ते हैं। विशेष कब्रगाह का मतलब ये है कि या तो वो विशेष लोगों की रही होंगी, या उन कब्रों के बारे में बात करते हैं जिनमें एक से अधिक कंकाल थे, एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि शायद उस समय जो व्यक्तियों को दफनाया जाता था उनमें क्या है शायद कुछ लोग परिवार के रहे होंगे, ताकि समय समय पर क्या है उनको एक के बाद एक दफनाया गया होगा। जैसे जैसे उनकी मृत्यु हुई होगी उनको क्या है अपने परिवारजनों के साथ दफनाया जाता हो, साथ दफनाया गया हो। इसके बारे में भी क्या है अपने को अध्ययन करने को मिलता है कि ऐसी कब्रें हैं जहाँ क्या है एक ही साथ कई कंकाल मिलते हैं। तो इसका अंदाज़ा इस प्रकार से लगाया गया है कि शायद एक ही परिवार की होगी। बाद में बढ़ने वालों को क्या है पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। जैसा कि मैंने बताया था ना कि कब्र में क्या है पोर्ट होल हुआ करते थे, जिनके माध्यम से क्या है बाद में व्यक्ति को दफनाया जाता था। अब क्या है पोर्ट होल की सहायता से दफनाते थे कुछ को। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी वो निशानी करके रखा करते थे अलग अलग परिवारों की, ताकि क्या है पत्थरों के माध्यम से, ताकि बाद में दोबारा से उसी परिवार के सदस्यों को वहाँ पर दफनाया जा सके। अब क्या है एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ पर प्राप्त हुई है, इनाम गांव में। इनाम गांव में क्या है
एक विशिष्ट या विशेष कब्र प्राप्त हुई है। अब देखिए वो जो क्षेत्र मिला है, यहाँ क्या है 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ऐसा मानते हैं। 3600 से 2700 साल पहले लोग वहाँ पर निवास किया करते थे शायद। और वहाँ पर क्या है वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। और क्या है वो विशेष बात है, सिर जो था वो उत्तर में रखा जाता था। कई बार उन्हें क्या है घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी वो दफनाए गए थे शवों के साथ, और वो क्या है साथ में ही रख दिए जाते थे। यानी वहाँ का सिस्टम ऐसा था कि या तो दफना कर आते थे साइड में दूर जाके, लेकिन कई कब्रें ऐसी हैं जिनको घर में ही दफनाया दिया जाता था। यानी इसका अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि एक ही समाज में क्या है अलग अलग रीति रिवाज वाले लोग रहा करते थे। साथ ही साथ जो कब्रें होती थी उनको क्या है साथ में खाने का भोजन और पीने के लिए पानी, इस प्रकार के जो बर्तन थे उनको क्या है साथ में दफनाया गया था। और ऐसा माना जा सकता है कि सिर्फ बर्तन नहीं, उस समय खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी छोड़ी होंगी। तो ऐसा शायद मानते होंगे उस समय के लोग कि दोबारा से क्या है जो जन्म होता है उस समय उसके लिए दान किया जाता था। ठीक है, तो आत्मा वगैरह में क्या है विश्वास किया करते थे वो लोग। एक आदमी को क्या है 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चारों पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक के साथ दफनाए गए। यानी 4 कमरे का मकान है, एक बड़ा मकान है, और साथ ही क्या है उसकी कब्र के साथ जहाँ उसको दफनाया गया है घर के अंदर ही, घर के बीच में, वहीं उसके साथ क्या है एक मिट्टी का संदूक भी बनाया गया है बड़ा। बस्ती के बीच में बसा हुआ है वो घर, और यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। और इस घर में क्या है एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। यानी क्या है शायद अलग संस्कृति रही होगी उस समय, या सरदार रहा होगा वो उस क्षेत्र का, जिसका क्या है एक बड़ा घर था, एक अनाज का गोदाम था, और साथ में क्या है उसकी जो प्रिय वस्तुएं थी उसको शायद संदूक में डालकर दफनाया गया होगा। तो इस प्रकार की जो विशिष्ट कब्र मिली है वो एक इनाम गांव वाले क्षेत्र में मिली है, जहां इस प्रकार के शव प्राप्त हुआ है। अभी देखते हैं कि ये जो हम कंकाल की बातें कर रहे हैं वो कंकालों का अध्ययन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, या कंकाल का अध्ययन क्यों किया जाता है। इससे पहले एक पॉइंट जो है वो कवर कर लेते हैं, व्यवसाय क्या किया करते थे वहाँ के लोग। जो इनाम गांव के बारे में अपने पढ़ रहे थे, वहाँ का व्यवसाय कैसा था। इनाम गांव के जो पुरातत्वविदों को क्या है गेहूँ या जौ, चावल, बाजरा, दाल, मटर, तिल आदि के बीज मिले हैं, तो पता चलता है कि वो खेती क्या है जो चावल, गेहूँ या बाजरा, तिल वगैरह सभी की खेती किया करते थे। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान के से अंदाज़ा लगता है कि ये लोग क्या है उसको खाते थे। यानी जानवरों को खाने का भी क्या है साक्ष्य मिलता है, दांतों के निशान मिलते हैं हड्डियों पे। पशुओं में क्या है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण या काला मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा आदि मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। ऐसे साक्ष्य हैं कि बेर, आंवला या जामुन और खजूर की तरह क्या है कई रसबरियाँ वहाँ पर लोग एकत्रित किया करके रखते थे। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि एक समृद्धशाली क्षेत्र था इनाम गांव, और उसका क्या है वो जो विशिष्ट कब्र मिली है वो शायद उस क्षेत्र का क्या रहा होगा, सरदार रहा होगा। अभी जो क्या है अपनी बात करते हैं कंकाल का अध्ययन किस प्रकार से किया गया है या क्यों हमारे लिए उपयोगी है। देखिए कंकाल के अध्ययन से क्या है अध्ययन करते हैं तो छोटे बच्चों का अगर कंकाल होगा तो obvious सी बात है छोटा कंकाल होगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो मृतक है वो क्या है एक छोटा बच्चा है। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ आती है, स्त्री और पुरुष के कंकाल में अंतर करने में समस्या आती थी, जिसके कारण क्या है कि जो कंकाल होते थे उनसे पता नहीं चलता था कि कौन सा जो कंकाल है वो स्त्री का है या कौन सा कंकाल जो है वो पुरुष का है। इसका भी क्या है जो पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या है एक तरीका निकाला
उन्होंने जांच की और जो स्त्री के कंकाल थे उनका कटी प्रदेश था, महिला कंकाल जो थे जिनका कटी प्रदेश ज़्यादा चौड़ा या बड़ा कह सकते हो, बड़ा होता था, उनसे पता चलता था कि वो क्या है, महिला या स्त्री के कंकाल हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उससे पता चलता था कि वो पुरुष के कंकाल हैं, जिससे क्या है स्त्री और पुरुष के कंकाल में भेद करने का क्या है तरीका पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, अपने बात करते हैं चरक ऋषि के बारे में। चरक ऋषि के बारे में, चरक ऋषि पहले क्या है उस समय के विख्यात क्या थे, शल्य चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक, जिन्होंने क्या है चरक संहिता लिखी थी, चरक संहिता लिखी थी। और चरक संहिता के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि व्यक्तियों में क्या है 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या है वैज्ञानिकों के शोध करने के बाद पता चलता है कि मनुष्य के शरीर में क्या है मात्र 206 हड्डियाँ होती हैं, जिनमें क्या है दोनों में काफ़ी अंतर है। फिर भी क्या है इनको एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक क्यों माना जाता है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने जो 360 हड्डियाँ बताई हैं वो दांतों को साथ में गिनकर या हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर, हड्डियों के जोड़, दांत और कार्टिलेज साथ में गिनकर क्या है इतनी संख्या बताई थी, जो क्या है लगभग समानुपाती प्राप्त होती है आज भी मनुष्य की हड्डियों के साथ साथ। अगर इनको गिना जाए तो लगभग इतनी ही हड्डियाँ प्राप्त होती है, और अगर इन सभी को छोड़ दिया जाता है तो 206 हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन ये जो कब्रें हैं, कंकाल हैं और जो साहित्य की ग्रंथ थे, उनसे क्या है इतिहास के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा क्या है अपने उपयोगी शब्द जो थे इस चैप्टर में, वेद, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि साहित्यिक ग्रंथ थे जो उनको वेद कहा जाता था। प्रार्थना, उनके अंदर जो देवताओं के लिए सूक्त लिखे जाते थे वो प्रार्थना होती थी। भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाषा परिवार क्या थे, अलग अलग भाषाएं किस प्रकार की हैं। रथ जो क्या है युद्ध में काम लिया जाता था घोड़े के साथ। यज्ञ किया जाता था ताकि वह अपने देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। राजा एक व्यक्ति जो क्षेत्र की रक्षा का नेतृत्व करता था। दास शब्द के बारे में पढ़ा हमने, दास या दस्यु जो क्या है यज्ञ नहीं करते थे उनके लिए प्रयोग भी किया जाता था और गुलामों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। बड़े पत्थरों को महापाषाण, कब्रें जानते हैं आप, कंकाल जानते हैं और लोहा भी जानते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। इनाम गांव में कृषकों का निवास जो था वो भी मैंने आपको सन बताई, 3600 से 2700 वर्ष पूर्व। और चरक जो थे उनका जीवन काल लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है, 1000 वर्ष पूर्व। तो यह चैप्टर आपका क्या है पूरा होता है, चैप्टर नंबर 4। इसके दोनों पार्ट में क्या है हमने इसके सारे पॉइंट्स को कवर किया है। इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।